दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मेघा शर्मा, और आज के कार्यक्रम कृषि जगत में हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, हिमाचल प्रदेश फल राज्य के नाम से देश विदेश में जाना जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर सेब का उत्पादन किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमारे जो सेब उत्पादक हैं उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है सेब उत्पादन में समसामयिक समस्याएं, और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। आप हैं डॉक्टर के.डी. वर्मा जी, फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड प्लांट एंड पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, नॉनी यूनिवर्सिटी सोलन। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद जी। सर, हम देख रहे हैं कि जो सेब उत्पादन है वो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं उसमें, तो आपने क्या क्या बदलाव महसूस किए हैं गत वर्षों में? जहाँ तक सेब उत्पादन का संबंध है, इस सेब उत्पादन से हमारे हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है बागवानों की बहुत अच्छी हुई है जी। क्योंकि खेती के लिए यहाँ पे जो ढलानदार ज़मीन थी इतनी उपयुक्त नहीं थी जी। तो ये जब से सेब की खेती आई है तो लोगों का इसमें बहुत अच्छा इनकम बढ़ी है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, उनका रहन सहन अच्छा हो गया, उनकी आगे बच्चों की एजुकेशन सब चीज़ अच्छी हो गई सिर्फ सेब की वजह से। और जो सेब है वैसे हिमाचल में 1500 मीटर से 2400 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जाता है। मुख्यतः शिमला ज़िला है, कुल्लू है, मंडी है, लाहौल स्पीति है, चंबा है, कुछ क्षेत्र सिरमौर ज़िला के भी हैं जहाँ पे सेब की खेती की जाती है। शुरू में जो खेती करते थे तो परंपरागत खेती थी, कुछ वैरायटीज़ थी जैसे रेड था, रॉयल था, रॉयल डिलीशियस ग्रुप था, और परागण की सिर्फ एक किस्म थी, वो थी सिर्फ गोल्डन डिलीशियस। परंतु इसकी वजह से हमारे हिमाचल में जो क्षेत्रफल तो बहुत बढ़ गया लेकिन जो उत्पादन है वो कम हुआ, उसका तुलनात्मक कम हुआ, क्योंकि अगर हम इसकी तुलना करें तो हम जो है सेब उत्पादन में हमारा जो प्रदेश है या हिमाचल वो 5वें स्थान पर आता है, तो हम बहुत पीछे हैं उत्पादन में। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे परंपरागत जो खेती थी उसमें हमारे पे परागण की किस्में कम थी, और दूसरे हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी की कमी थी, और अब जो है ये मौसम का बदलाव भी है जो कि हमारी इसको उत्पादन को नुकसान पहुंचाता है, और साथ ही साथ जो ये नए नए प्रकार के कीट और ये बीमारियां आ रही है, और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 30% जो उत्पादन है वो इन वजह से घट जाता है। तो इसलिए अब हमारे को जो नई जानकारी हमारे को आ रही है, जैसे हमारा एक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें आ रही है, तो इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार और हिमाचल सरकार मिलकर कि भाई हमारा उत्पादन और देशों के मुकाबले में अच्छा हो। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो सेब उत्पादन है उससे जो हमारी जनता है, हमारे किसान बागवान भाई बहन है, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आए, और फिर आपने बताया कि आज के समय में कौन कौन सी जो समस्याएं हम देख रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए कि आज के समय में सेब उत्पादन में कौन कौन सी समस्याओं का हमारे किसान बागवान भाई बहनों को सामना करना पड़ रहा है। एक तो जो आज की स्थिति है, अभी जो हमारे पास सेब की खेती है वो मतलब ट्रेडिशनल वे में करते थे, परंपरागत तरीके से, लेकिन उसमें हमारे को इतना फ़ायदा नहीं हुआ। फिर अब क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल अच्छा आ गया है, और हम बाहर से विदेशों से ये प्लांट्स ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं कि भी जो किस्में हैं यहाँ पे अच्छी फलेंगी और हमारा उत्पादन बढ़ेगा, हमें अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी ये पर्यावरण में जो तब्दीली आ रही है, इस वजह से हमारे को कई चीज़ों में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, और ख़ास करके बागवान सारे साल मेहनत करता है, और जब उसके फल मंडी में जाने का टाइम आता है, जब उसका तुड़ान शुरू होता है, उस टाइम उसको बहुत से रोगों से सामना करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से उसको वो ना तो वो क्वालिटी मिलती है और उसका जो ग्रेड है वो भी कम हो जाता है। कहाँ जो सेब ए ग्रेड में आता है वो सी और डी में जाता है। फिर आदमी क्या करता है, वो बागवान कहता है चलो इसमें MIS में बेचो जी 12 रुपये किलो के हिसाब से, जबकि वो सेब 150 रुपये 200 रुपये किलो बिक सकता था। उसकी वजह ये है
जैसे इस साल क्या हुआ है, इस साल की बात करता हूँ। जी। आपने समय की बात की ना, तो इस समय की बात यह है कि इस साल हमारे को मार्च से लेकर बारिशें होती रही और जो बीमारियों कीड़ों के लिए प्रतिकूल वातावरण अनुकूल वातावरण हो गया जी। उससे हम ना तो समय पे स्प्रे कर सके, ना हम उसका कोई उपचार ढंग से कर सके। अभी स्प्रे की बारिश होगी, हमारे समय नहीं मिला कि हम दोबारा भी उसको छिड़काव करें। इस प्रकार से हमारे को जो हमारी सोच थी कि हमें अच्छा फल उत्पादन होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, वो नहीं हो पाई। उसके 3 प्रकार के रोगों से इस वक्त जो हमारे बागवान ऊपर जूझ रहे हैं। सबसे पहला जो रोग है हमारा ये है क्या कहते हैं, ये सूटी ब्लॉस्ट फ्लाई स्पेक है जी। और समय से पहले पत्ते का झड़ना है, और एक और रोग है जिसमें हमारे ये फलों के ऊपर रस्टिंग आ जाती है, एक उसकी जंग सी लग जाती है। तो इसके जो वजह है वो यही है कि मौसम जो है बड़ा प्रतिकूल हो गया, हम समय पे छिड़काव नहीं कर पाए। बागवान कोशिश तो बहुत करता है, हमारा बागवान बहुत प्रगतिशील है, बड़ा मेहनत कश है, लेकिन मौसम की वजह से उसको ये चीज़ों में नुकसान। इस साल खास करके वैसे भी जब से हमारा ये सीज़न शुरू होता है, जैसे फ्लावरिंग के टाइम से लेकर, तो फ्लावरिंग के टाइम में वो टेम्परेचर नहीं मिला जो कि परागण के लिए होता है। जैसे 20-22 डिग्री होना चाहिए, तो 15-16 के नज़दीक रहा तो उसमें परागण नहीं हो पाया। फिर कम फल लगे, फल की सेटिंग कम हुई। ऊपर से ये जो बारिशें ऐसी जोर से चली कि वो अपने आप को संभाल नहीं सका क्रॉप को, तो इस बार उत्पादन भी बहुत कम हुआ। लगभग जो अभी तक बताया जा रहा है कि 40%, 45%, इवन 50% भी नहीं उत्पादन हो सका। वजह यही रही कि मौसम बड़ा प्रतिकूल हो गया और हमारे को जो हमारे प्रबंधन के काम थे, स्प्रे का था, जो भी कुछ करना था, वो सब खराब हो गए। डॉक्टर साहब, आपने बात की अभी बहुत सी बीमारियों की, जिसमें आपने बात की रस्टिंग की। तो अभी हम देख रहे हैं कि रस्टिंग से बहुत बड़ी एक समस्या बन के आ रहा है। उस कारण से जो मार्केट वैल्यू है वो भी प्रॉपर नहीं मिलती। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि रस्टिंग एक्चुअली है क्या, उसका कैसे पता लगाया जा सकता है और वो क्यों होता है, मेन वजह क्या है रस्टिंग की? रस्टिंग कोई ऐसी खास वजह नहीं है। रस्टिंग तो हमारे जो हम ये स्प्रेज करते हैं, नंबर 1 स्प्रेज जो है हम मिक्स कर देते हैं जी। बागवान सोचता है भी चलो 2 दफ़ा क्यों स्प्रे करना, इसको मिक्स कर लो। जबकि हम ये जो हमारी विश्वविद्यालय की सिफारिश है कि कोई भी केमिकल मिक्स नहीं करने चाहिए, सिंगल करने चाहिए। लेकिन बागवान की अपनी होती है, भाई लेबर की कमी है, समय की कमी है, वो कहता है मिक्स कर दो। नंबर 1 तो ये वजह है जो मिक्स कर। दूसरी वजह इसकी ये है कि जो हमारे पौधों का आकार है, पौधे घने लगे हुए हैं। क्योंकि जब भी हम स्प्रे करते हैं तो उन पौधों में प्रॉपर एरिएशन नहीं है, हवा की निकासी नहीं है, उसमें सूर्य की किरणें पूरी नीचे नहीं जाती। क्योंकि जब वो उसमें इवेपोरेशन कम होएगी तो केमिकल वहाँ पे अपना इफेक्ट छोड़ता है, उससे उसमें रस्टिंग हो जाती है। और रस्टिंग के कारण हमारा जो ग्रेड है वो बिल्कुल डिग्रेड बन जाता है। वो फल जो है किसी भी प्रकार से ना तो उसका भंडारण कर सकते हैं, ना उसको मार्केट में प्राइस मिलती है, तो फिर वो MIS में जाता है अल्टीमेटली। उससे भी हमारे को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये रस्टिंग का और कोई कारण नहीं है। हमारे को इसमें सावधानी ये बरतनी होगी कि रस्टिंग ना हो। उसके लिए हमारे को ये करना पड़ेगा, जो हमारा ये प्रूनिंग का सिस्टम है पौधों की प्रूनिंग ऐसे करें कि उसमें शाखाएं बिरली करें, थोड़ी कम रखें, ताकि उसमें हवा की निकासी प्रॉपर हो, उसमें सूर्य की किरणों का पूर्ण प्रवेश हो। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर सूर्य की किरणें पूरी पड़ेंगी तो फल की गुणवत्ता, क्वालिटी, जिसके लिए हम सोचते हैं बीमार को पैसे मिले, पैसे तब मिलेंगे अगर आपकी गुणवत्ता होगी। वैसे आप प्रोडक्शन जो मर्जी कर लो, अगर गुणवत्ता नहीं है तो किसी काम की नहीं है। तो इसलिए ये सावधानी है। आपको ये मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन में एक पार्ट ये भी रखना पड़ेगा कि हम जो पौधे हैं अगर वो घने लगे हुए हैं, पहले ज़मीनें कम थी, लोगों को समझ नहीं थी, उनकी कोशिश ये करो कि ये प्रूनिंग द्वारा उसकी थोड़ी ऐसी थिनिंग करो ताकि उसमें हवा की, पानी की निकासी अच्छी हो, ताकि वहाँ पे ये रस्टिंग ना हो। तो ये एक तरीका तो यही है, उसका प्रबंधन का ही तरीका। बाकी जहाँ तक बीमारियों की बात है, जैसे मैं आपको अब वही बात आ गई, फल तैयार हो गया, बागवान तोड़ने को तैयार बैठा, मार्केट में जाने को भी, लेकिन मौसम बड़ा प्रतिकूल हुआ है, धुंध पड़ी हुई है, बादल मतलब घनी उसमें नमी बहुत है। उससे क्या हो रहा है कि हमारे 2 प्रकार के धब्बे आते हैं। एक होता है, उसको होते हैं कजली धब्बा, अंग्रेजी में सूटी ब्लॉच कहते हैं, और एक दूसरा होता है फ्लाई स्पेक, मक्खी का धब्बा। जैसे मक्खी बैठती है फल के ऊपर, धब्बा डालती है। ये दोनों भी आपके जो ग्रेड है फल का ग्रेड को ये भी बिल्कुल नष्ट कर देता है, और इसकी वजह से मार्केट में आपको कोई प्राइस नहीं मिलती। तीसरी मैंने जो आपको समस्या बताई थी वो थी समय से पहले पत्तों का झड़ना।
वो तो एक स्वाभाविक बात है। अगर पत्ते नहीं होंगे तो फल की जो आकृति या फल का जो शेप या साइज़ है वो नहीं बनेगा, क्योंकि पत्ते जो है ना वो पोषक तत्व तैयार करते हैं जो फल को चाहिए होते हैं, और फल को मिलते नहीं है तो फल भी फिर टेढ़े मेढ़े छोटे, रंग नहीं आएगा पूरी तरह से। तो उसमें भी आपका जो कहने का मतलब ये कि अगर आप जो भी कुछ प्रोड्यूस करें, अगर गुणवत्ता वाला होगा, अच्छे ग्रेड का होगा तो अच्छी कीमत मिलेगी, अन्यथा वो तो फ़ायदा कोई नहीं होगा उसका। आप खर्चा करेंगे लेकिन उसमें नुकसान होगा आपको। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप ये अपने जो प्रबंधन का सिस्टम है, जैसे हमारे विश्वविद्यालय और बागवानी विभाग आपस में एक कमेटी बनी हुई है जो कि हर साल एक छिड़काव सारणी ये बताते हैं लोगों को, इसके मुताबिक अगर आप स्प्रे करें, ये हमारी छिड़काव सारणी है जो कि हर साल बनती है। इसमें हमारे साइंटिस्ट विश्वविद्यालय के और बागवानी के विभाग के अधिकारी ये इकट्ठे मिलके डाटाबेस होती है, जो भी कोई केमिकल हमने स्प्रे किया है, जो भी कोई फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड जो भी स्प्रे किए उसका डाटा बनता है, उसके आधार पे उसको रिकमेंड करते हैं। तो ये हर साल बनाती है सरकार, और ये जहाँ मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और तभी आपका जो फल है वो अच्छी गुणवत्ता का तैयार होगा और लोगों को इसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो आदमी अज्ञानवश भी कर लेता है, जैसे मैंने आमतौर पर ये देखा है कि बागवान कोई भी एक्शन करता है वो बिना सोचे करता है। उसके पड़ोस में किसी ने पावर स्प्रे चालू कर दिया, उसने कहा मैं भी करूँगा, उसको ये नहीं पता क्यों कर रहा है। वो उससे क्या हो रहा है, उससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक, उसका पैसा खर्च हो रहा है, लेबर पे खर्च कर रहा है, अपनी पेस्टिसाइड की कॉस्ट लग रही है, और दूसरे पर्यावरण को भी खराब कर रहा हो, क्योंकि जो भी आप पर्यावरण डालेंगे वो सब ज़मीन में जाएगा। और ज़मीन में जो हमारे कुछ ऐसे माइक्रोब या छोटे ये तंतु होते हैं, जीव जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि सूक्ष्म रूपी होते हैं, माइक्रोब्स या जो बैक्टीरिया वगैरह, उनकी भी जो पॉपुलेशन होती है जो कि हमारी प्लांट सिस्टम को ग्रोथ के लिए और जो न्यूट्रिशन होता है उसको अपटेक करने हेल्प करती है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर से जहर एक जहर गया वो। तो इसलिए जो भी कुछ करना चाहिए बागवान को सोचना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ऊपर से बिल्कुल नहला देते हैं पौधों को, सारी दवाई तो चली गई उसमें नीचे, और वो सारा नीचे ज़मीन को नुकसान कर रही है, और जहाँ पे उसका काम था ऊपर उससे पत्ते भी टिकती नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो दर्शकों जैसे अभी डॉक्टर साहब ने समय सारणी बताई कि आप किस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल करना चाहिए। आपने बताया अभी डॉक्टर साहब की एक चीज़ करते हैं हमारे जो किसान बागवान भाई बहन है कि कई बार मिक्स कर देते हैं केमिकल्स को, और एक और चीज़ है कि कई बार बारिश ही कर देते हैं पेड़ों पर स्प्रे की ज़्यादा अच्छा सेब आएगा हमारा। ऐसा नहीं करना। तो थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कि समय सारणी का यूज करके कैसे वो सही तरीके से केमिकल्स अगर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड। अगर मैं इसको लेमैन अगर एक साधारण भाषा में बताऊं, जो हम स्प्रे करते हैं उसका एक मेथड होता है कि जो हमारा पार्टिकल होता है वो गोल, जब आप स्प्रे करते हैं तो जो पार्टिकल जाता है पानी तो कैरियर है, जो उसमें दवाई जाती है वो गोल होता है। गोल तब होता है जब आपका जो अपर्चर है पंप का लास्ट में जहाँ पे वो ब्लास्ट होता है वो गोल होगा। हमारे क्या है, पंप की सारी रिपेयर कर लेंगे हम लोग, सारा पंप ठीक करेंगे, पैड सब, लेकिन कभी उस अपर्चर को नहीं हम चेंज करते, और वो ओवर दी टाइम क्या होता है कि उसको घिस जाता है। उससे क्या होता है कि उसकी जो राउंडनेस है ना ड्रॉप की, वो ख़त्म हो जाती है। जब राउंडनेस ड्रॉप की ख़त्म हुई, जब वो ड्रॉप आगे जाएगी आपस में चीज़ पे वो मिल के ड्रिप हो जाएगी। इसलिए उस राउंडनेस को मेंटेन करना, जो हमारी साइंस कहती है, जो हमारी टेक्नोलॉजी कहती है, जो हमने बाहर विदेशों में जाके लोगों से पता किया, तो मैं देखा वो हर जब तक उस मशीन में 50 घंटे स्प्रे कर लिया वो उस अपर्चर को चेंज करते हैं। हमारे उसको कभी भी नहीं चेंज करते, सारी उम्र उस पंप को चलाएंगे, उसके स्प्रे पंप सब ठीक करेंगे, लेकिन उस अपर्चर का कोई नहीं, क्योंकि वो राउंडनेस जब खत्म होगी आगे जब पार्टिकल जाएगा और टिकेगा नहीं पौधे के ऊपर। उसकी एक बनी हुई है, उसकी सारणी बनी हुई है कि अगर आपका कोई फंजी डिजीज़ है या इंसेक्ट है, उसके लिए कितने 1 सेंटीमीटर कितनी ड्रॉप्स पड़नी चाहिए। ड्रॉप तो पड़ती नहीं है, सब नीचे धुल जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर वेस्टिंग मनी, और साथ में पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं। तो ये हमें कुछ ऐसी चीज़ जिनके बारे में सोचना चाहिए और करना चाहिए। मुझे तो अपना जो मेरा अनुभव है, मैं तो जहाँ भी गया हूँ बागवानों से मिला हूँ, जिस भी रूप में गया हो, एज ए साइंटिस्ट गया, एज ए कंसल्टेंट गया, मैंने सबको ये ज्ञान दिया कि भाई आप ये भैंस नहाने वाला काम बंद कर दो, हैं मोटा मोटा। आप अब देखिए ना, एक आपने देखा होगा जो आम तौर पे एक बार्बर होता है ना, वो बैठा होता है वो बस स्टैंड पे, उसने अपना शीशा लटकाया होता है उसके ऊपर, खंबे के ऊपर, और वो एक स्प्रे मारता है, इसकी बोतल होती है पानी की, सुबह शाम तो उसकी बोतल एक स्प्रे मारता है,
गीला हो जाता है। इस प्रकार से हमें भी इतनी बारीक मतलब मिस्ट बनानी है स्प्रे की, ताकि वो पत्ते के ऊपर टिके और उसका फ़ायदा हो। तो ये छोटी सी बात है। अगर इसमें, और यहाँ हमारे भ्रांति बड़ी है कि बड़ा बागवान कौन है, जिसके जी 80 ड्रम लगते हैं। तो ये सब चीज़ें भ्रांति है और आपका नुकसान हो रहा है। एज ए साइंटिस्ट हम तो यही कहते हैं, हमारा तभी फ़ायदा होगा अगर हम लोगों को ऐसी विधि बताएं, ऐसी टेक्निक्स बताएं, ऐसे तरीके बताएं कि उसमें इनपुट पे कम खर्चा हो और आउटपुट अच्छी हो, तब हमारा फ़ायदा है। ये नहीं कि मोटी मोटी दवाइयाँ बता दी, कुछ कर दिया। और लोग जो है ना, मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग ना सुनी सुनाई बात पे जाते हैं जी। तो खुद भी फिर वो नुकसान उनका होता है। उनका नुकसान तो पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पूरी प्रदेश के लिए, सबके लिए नुकसान होता है। तो ऐसी कुछ एक चीज़ें जो लोगों को सोच के करनी चाहिए, और कब करनी है, कैसे करनी है। अब स्प्रे करनी, कोई खड़े दोपहर में स्प्रे करते हैं, सवेरे ही कर देते हैं स्प्रे, अभी ओस पड़ी हुई है, उससे जो आपका केमिकल की एफिकेसी नहीं आएगी। फिर कहिए तो ये दवाई तो ठीक नहीं है, ऐसे पता नहीं क्यों रिकमेंड करी इन्होंने, इसका असर नहीं आ रहा। जब आप ठीक समय पे नहीं स्प्रे करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आदमी को करनी है, तो उसी के बारे में हम ज़्यादा कोशिश करते हैं। बाकी हमारा फार्मर सब जानता है, दवाई का उसको पता है, समय का पता है, लेकिन वो ओवर एम्बिशियस कहो या उसने किया बराबरी के लिए उसने इतने ड्रम कर दिए, मैं भी करूँगा, तो ये सब चीज़ें छोड़ी कम करनी पड़ेंगी और इसको बड़ी सावधानी के हिसाब से करना। और दूसरे जो मिक्सिंग की मैंने बताई, कुछ दवाइयाँ ऐसी जो कि जैसे हम ये मिनरल ऑयल की बात करते हैं हम, जैसे इसके लिए माइट्स के लिए। अब मैंने कई क्षेत्रों में देखा कि लोग ना जब टेम्परेचर 28 डिग्री टाइम तब भी वो स्प्रे कर देते हैं, जबकि वो उस टाइम नहीं करना होता है। ऐसे हमारा कैप्टन भी ऐसी दवाई है जो ये फंजीसाइड है, फूफनाशक है, वो तो इंसेक्टिसाइड है मिनरल ऑयल, तो वो भी लोग हाई टेम्परेचर स्प्रे कर देते तो उसका नुकसान होता है। तो ये चीज़ें भी देख। और दूसरे जैसे कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे हमारे एक बड़ा कॉमन फंजीसाइड डोडीन कहते हैं उसको। डोडीन जो है ना, लोगों को जो हैवी वाटर होता है उसमें वो सॉल्युबल नहीं होता, मतलब उसको प्रॉपर्ली सस्पेंशन नहीं बनती, तो वो भी नुकसान वाली बात है। अगर आपके हैवी वाटर है जिसकी मतलब ये पीएच जो 7 से ऊपर है, जिसको खारा बन के, उसमें उसकी घुलनशीलता कम हो जाती है। तो मतलब कहने का कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन लोग इनको निजी बस हमने कर दिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातों में अगर आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो मुझे पूर्ण आशा है कि बागवान को जो फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा। तो मेरी तो ये समझ में आता है कि बाकी तो बागवान खुद बड़े समझदार है, लेकिन मैंने देखा ना कि वो भावुक करते, इसने इतने कर दिए मैं भी करूँगा। तो ये चीज़ें। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि केमिकल का किस तरह से यूज़ करना अगर आप कर रहे हैं, आपने हैवी वाटर की बात करी, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम जो है हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हम देखते हैं मैक्सिमम जो हमारा जो हम सेब जो उगाते हैं, जो उत्पादन करते हैं, उसमें हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो क्या समस्याएं आ रही है कि क्यों हम जो है ऑर्गेनिक तरह से, ऑर्गेनिक रूप में सेब का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं? अब ये तो आजकल बड़ा कॉमन बज़वर्ड है कि जहर की खेती कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने देखिए, जहाँ तक हमारे ये स्प्रेज की बात है, हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक बेस्ड केमिकल वो हैं जो है कंपाउंड्स हैं। जैसे हमारे पास एक जैसे नीम खली है, दैट इज़ वो, और वो मतलब बोटेनिकल बेस्ड है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, उसको हम स्प्रे करते हैं, काफ़ी इंसेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से तो ये भी ऑर्गेनिक वे में आएगा ना। दूसरे हमारे पास जैसे अब ये हमारे पास कुछ ऐसे पैथोजन, जैसे कुछ फंगस हैं जो कि दूसरे फंगस को खा देते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा एक बड़ा मशहूर नाम सुना होगा आपने। उससे क्या होगा कि वो जो बीमारी फैलाने वाला फंगस है उसको ओवर पावर करता है मिट्टी में, तो उसको फैलने नहीं देगा। तो ये भी एक ऑर्गेनिक वे तरीका बन जाता है किसी चीज़ को कंट्रोल करने का। तो ये ठीक बात है आपकी कि हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण में इतनी प्रदूषण हो चुका है कि जितनी कम से कम हम ये केमिकल्स का प्रयोग करेंगे, हमें अच्छी मतलब क्रॉप जो होगी, जो भी फ्रूट क्वालिटी होगी, वेजिटेबल होगा, जो भी खाद्य पदार्थ होगा, वो सेफ होगा, ना कि बाकी ये चमक धमक जो है ये सब नुकसान वाली चीज़ें हैं। बल्कि हम तो यहाँ तक देखते हैं, अगर हम सब्जी लेने जाते हैं, हम तो वो सब्जी लेते हैं जिसमें कुछ कीड़ा कूड़ा लगा हो, सड़ी हो थोड़ी, क्योंकि उसमें उसका मालूम हुआ कि उसके ऊपर स्प्रे नहीं किया कोई भी। तो ऐसे भी सावधानियां करनी पड़ेगी अगर आपने अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज के समय में हम देखते हैं कि सेब की बहुत सी वैरायटीज़ आ गई है मार्केट में। पहले रॉयल, गोल्डन, यही कुछ वैरायटीज़ हुआ करती थी। अब वैरायटीज़ बहुत है, लेकिन हिमाचल की बात करें, यहाँ पे अल्टीट्यूड डिफरेंट है। करसोग वैली की बात कर लो, कुल्लू वैली की बात कर लो, किन्नौर,
कोटगढ़, ये जो डिफरेंट एरियाज है, ऑल्टीट्यूड इनका डिफरेंट है, तो क्या क्या समस्याएं आ रही है? किसान कोई भी किस्म उगा रहा है किसी भी अल्टीट्यूड पे, तो आप क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को कि किस्म का चुनाव कैसे करें हाइट के अकॉर्डिंग? हाँ, एक्चुअली ऐसा है, जो शुरू में जब हमारे जो लो हाइट के बगीचे थे वहाँ पे ये रॉयल वगैरह में कलर नहीं आता था, फिर कुछ कलर स्टेन्स आए, कुछ वैरायटीज है, इसका नाम मैं ले लेता हूँ आपके पास, जैसे हार्डीमैन था और ये ऐसे दो टॉप रेड आया, ऐसे आए ना, तो वो जो थे ना लो अल्टीट्यूड में भी कलर देते थे, वो एक कंसेप्ट आया कि भाई लो अल्टीट्यूड कलर कैसे आएगा। उसके बाद जो ये भी अर्ली 90s में कहो, ये हमारे पास दूसरी वैरायटीज़ आ गई, जैसे ये रेड चीफ आ गया, जेरोमाइन आ गया, या रेड बिलॉक्स आ गया, गाला के स्टेन्स आ गए, ये अर्ली कलरिंग भी हैं, और ये इसमें कुछ ऐसे वैरायटी जो पोलिनाइज़र का भी काम करती है, गाला के स्टेन्स, गाला पोलिनाइज़र भी है और अर्ली कलरिंग भी है। तो ये इससे क्या हुआ कि लोगों को अब समझ आ गई। कुछ लोगों ने तो ये क्या है कि उनको टॉप वर्क कर दिया जहाँ पे ढलानदार बगीचे थे, लेकिन जो अब जो नया कंसेप्ट है ना हाई डेंसिटी का, जो हम कहते हैं घनत्व वाली खेती, उसमें ये है कि भाई घनत्व वाली खेती वहाँ कर सकते हैं जहाँ पे आपको अश्योर्ड इरिगेशन हो और सॉइल प्रोफाइल डीप हो और फ्लैट सॉइल हो, वहाँ पे चलेगा। लेकिन हिमाचल में बड़ा, तो हम कह सकते हैं हमारे दर्शकों को कि वैज्ञानिक तरीके से जो आज की डेट में उत्पादन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो समय सारणी की आपने बात करी उसका ध्यान रखें। सर, जाते जाते चंद शब्दों में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे किसान बागवान भाई बहनों को? मैं तो ये चाहूँगा कि जो आज के युग में, क्योंकि पर्यावरण हमारे विपरीत हो गया है, तो हमारे को साइंटिफिक तरीक़ों से जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास हमारे यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, रीजनल स्टेशन हैं, साइंटिस्ट हैं, उनसे लिंक रखें, क्योंकि अदरवाइज आपके जो भी आप काम करेंगे वो घाटा हो जाएगा। यानी कि जो किसान विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उन सबके पास जाइए और सलाह लीजिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के डी वर्मा, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आशा करते हैं आज के जो हमें देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो दर्शकों, आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।